अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स एसी सर्किट के चैप्टर 15 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कहा गया है कि आप एक ग्राफ बना दें। हमें एक ग्राफ बताना है इनको, लेकिन ग्राफ कौन सा? ऐसा ग्राफ जिसके एक तरफ ईएमएफ हो और दूसरी तरफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो। पहले तो इस ग्राफ का शेप बता दें कि अगर y एक्सिस पर ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और x एक्सिस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को, तो हमें इस ग्राफ का शेप बताना है। और बाद में हमें ये बताना है, इस ग्राफ का हमें शेप बताना है और साथ में ये बताना है कि इसके ग्रेडियंट से हमें क्या फायदा मिलता है या कौन सी क्वांटिटी इसके ग्रेडियंट से हमें मालूम होती है, तो ये हमें बताना है। पहले हम बात करते हैं शेप की। शेप डिसाइड करने के लिए आसान सा क्लू ये है कि एज वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू L डेल्टा I डिवाइड बाय डेल्टा T। अगर आप गौर से देखें तो ये रिलेशन हमें बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, और जहां डायरेक्ट रिलेशन होता है वहां शेप ऑफ ग्राफ जो है वो इंक्लाइंड होता है। लिहाजा शेप तो हमें पता चल गया कि इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो उसका शेप इंक्लाइंड होगा बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशन फ्रॉम सेल्फ इंडक्शन। शेप तो क्लियर। अब ग्रेडियंट का क्या मतलब है? याद रखिए डियर स्टूडेंट्स के ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, और स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब होता है क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। तो ग्रेडियंट से हमें इस तरीके से मालूम करना है कि ये हमें क्या दे रहा है। इस ग्राफ का आपके लिए मैं ग्रेडियंट मालूम कर रहा हूं। If we want to find the gradient of this graph, so gradient is equal to slope. Gradient तो slope के बराबर है। हम कहेंगे कि gradient of this graph is equal to quantity on y-axis divided by quantity on x-axis. So हमारे next step में होगा कि gradient is equal to quantity on y-axis is EMF. It is EMF, while the quantity on x-axis is delta I divided by delta t. देखो x-axis पर delta I by delta t है और y-axis पर EMF है, लेकिन ये इक्वेशन जरा और से देखें। अगर हम इसको इस तरफ ले आए, ऊपर EMF, इस इक्वेशन से हमें पता चला कि अगर ऊपर EMF होगा और नीचे डेल्टा I by डेल्टा t आएगा तो राइट साइड पे इंडक्टेंस रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू L, क्योंकि EMF डिवाइड बाय डेल्टा I और डेल्टा t इस इक्वेशन के मुताबिक ये L के बराबर है। और अगर ये L के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट हमें इंडक्टेंस की वैल्यू फराहम करता है। इट इज इक्वल टू इंडक्टेंस। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, अगर आप एसी जनरेटर की बात करें तो इससे पैदा होने वाला वोल्टेज और इससे पैदा होने वाला करंट ये हमेशा कभी पॉजिटिव होते हैं और कभी नेगेटिव होते हैं। करंट भी जनाब कभी पॉजिटिव होता है और कभी ये नेगेटिव होता है, लेकिन इनका क्वेश्चन ये है, अगर हम इस एसी जनरेटर को रेजिस्टर के साथ लगा दें, अगर हम एसी जनरेटर को रेजिस्टर के साथ लगा दें तो इसमें पैदा होने या डिसिपेट होने वाला पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। अगर वोल्टेज कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, अगर करंट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो पावर सिर्फ पॉजिटिव क्यों होता है? इस पूरे क्वेश्चन का सिंपल मतलब आपको बताता हूं। ये एक रेजिस्टर है, इसको हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया। क्वेश्चन ये है, इस तरह मतलब इसका एसी जनरेटर के वोल्टेज को कनेक्ट किया। कह रहे हैं कि रेजिस्टर के साथ जनरेटर ने जो सर्किट बनाया
इस सर्किट में जो करंट है वो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस सर्किट में जो वोल्टेज है वो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, लेकिन इस सर्किट का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस फैक्ट? सिर्फ पॉजिटिव है पावर, बाकी करंट और वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। रीजन क्या है? तो हमारे स्टूडेंट्स, रीजन ये है कि याद रखिएगा पावर पॉजिटिव तब होता है, पावर पॉजिटिव तब होता है जब डिवाइस सोर्स से पावर लेता है, और पावर नेगेटिव तब होता है जब डिवाइस सोर्स को पावर देता है, जब डिवाइस सोर्स को पावर देता है। अगर कैपेसिटर हो तो वो आधे साइकिल में पावर लेता है, आधे साइकिल में देता है, तो कैपेसिटर का पावर आधे साइकिल में पॉजिटिव, आधे साइकिल में नेगेटिव। अगर इंडक्टर हो तो ये भी आधे हाफ रोटेशन में पावर लेता है, हाफ रोटेशन में पावर देता है, तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। लेकिन रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो सोर्स से सिर्फ पावर लेता है, चाहे वो हाफ रोटेशन हो, चाहे वो हाफ ऑफ हाफ रोटेशन हो, चाहे वो फुल रोटेशन हो, चाहे वो 1.5 रोटेशन हो, लेकिन हर लम्हा रेजिस्टर सोर्स से पावर लेता है। ये सिर्फ लेने वाला डिवाइस है, ये देने वाला डिवाइस नहीं है। एंड दैट्स व्हाई इसमें सिर्फ ये काम होता है जिसका पावर क्या होता है, द पावर इज पॉजिटिव हियर। यहाँ पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पावर सोर्स से लिया जाता है, दिया नहीं जाता। मजीद बात करना चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो कि वोल्टेज इस पोलैरिटी का हो या वोल्टेज इस पोलैरिटी का हो, इन दोनों पोलैरिटीज में रेजिस्टर यूज पावर, रेजिस्टर यूज पावर। और जब वो पावर यूज करता है तो वोल्टेज अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन रेजिस्टर तो दोनों पावर यूज करता है, तो बिकॉज ऑफ यूज ऑफ पावर सेविंग पावर नहीं करता, इसको बाउंस बैक नहीं करता, तो नेगेटिव पावर का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। एंड दैट्स व्हाई पावर लॉस इन रेजिस्टर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्वांटिटेटिव आंसर भी आप दे सकते हो, और क्वांटिटेटिव आंसर ये है कि पावर लॉस इन अ रेजिस्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ IRMS एंड VRMS। IRMS और VRMS का प्रोडक्ट है, और IRMS भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, और VRMS भी हमेशा पॉजिटिव होता है, और दो पॉजिटिव से आंसर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव होता है। दैट्स व्हाई पावर लॉस इन रेजिस्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉइंट्स आप कंबाइन करके इसका सही आंसर बना सकते हैं। अगर डायग्राम वाइज बना दे तो भी बेहतर होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वांट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है? इसमें आपसे कह रहे हैं कि फर्ज करो एक ग्राफ है, और ग्राफ ये है कि y एक्सिस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है, y एक्सिस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जबकि x एक्सिस पर मौजूद है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो इस ग्राफ के ग्रेडियंट से आपको क्या मिलता है वो बता दें। अगर y एक्सिस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है और x एक्सिस पर डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, तो इस ग्राफ के ग्रेडियंट से क्या मिलता है? पहले तो ग्राफ ड्रा करें। आप कहेंगे सर ये y एक्सिस ये x एक्सिस, इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहां होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहां है फ्रीक्वेंसी। इधर ग्राफ का हमने ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब आपको पहले से बता चुका हूं कि ग्रेडियंट रिप्रेजेंट स्लोप, तो हमें स्लोप बताना है, वो भी आसान है। पहले ग्राफ तो बना दे, शेप नहीं मिलेगा तो स्लोप कैसे मिलेगा? आप कहें सर देखें हमने इक्वेशन पढ़ा है xl = 2 pi f and n, इक्वेशन आपको मालूम है। ये इक्वेशन बता रहा है कि xl और f के दरमियान कौन सा रिलेशन बनता है, डायरेक्ट। और थोड़ी देर पहले ही बताया कि डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ हमेशा इंक्लाइन होता है। सो द ग्राफ ऑब्टेन्ड विल बी लाइक दिस। इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स के दरमियान ग्राफ जो होगा वो एक इंक्लाइन लाइन होगा डायरेक्ट रिलेशन की वजह से, ठीक है, मैं मानता हूं। अब हमें इसका स्लोप बताना है, तो ग्रेडियंट मीन स्लोप। आप कह सकते हैं कि सर ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू y एक्सिस क्वांटिटी डिवाइड बाय x एक्सिस क्वांटिटी, और इट इज इक्वल टू y एक्सिस पर क्वांटिटी जो है वो xl है,
लेकिन एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी है वो फ्रीक्वेंसी है। अब यही इक्वेशन हमें बताएगा कि इस रेशियो से क्या बनता है। अगर आप f को इस तरफ ले आए, सो द रेशियो ऑफ xl एंड f इज इक्वल टू 2 पाई एंड l। ये क्या है? 2 पाई और ये इंडक्टेंस, इट इज इंडक्टेंस, और दोनों के दरमियान क्या है? प्रोडक्ट है दोनों के दरमियान। सो द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू product of 2 pi and inductance. So it is equal to product of 2 pi and inductance. The gradient of this graph provides us information about the product of 2 pi and inductance. सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो बताएं कि XL पर क्या फर्क पड़ेगा और XC पर क्या फर्क पड़ेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रुकावट ऑफ कैपेसिटर और रुकावट ऑफ इंडक्टर पे क्या क्या फर्क पड़ सकते हैं अगर हम सोर्स के फ्रीक्वेंसीज को डबल कर दें। इसके लिए कहोगे कि द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन टॉपिक फॉर दिस इज इक्वल टू 2 पाई f एंड l। द इक्वेशन इंप्लाइज कि फ्रीक्वेंसी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन मीन कि जैसा फ्रीक्वेंसी वैसा इंडक्टिव रिएक्टेंस। भाई जैसी फ्रीक्वेंसी वैसा इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब जो फ्रीक्वेंसी पे गुजरेगी वो इंडक्टिव रिएक्टेंस पे जरूर गुजरेगी। सो क्वेश्चन के मुताबिक अगर आपने फ्रीक्वेंसी डबल की तो आपका इंडक्टेंस भी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगा एंड XL will become डबल। इसके लिए कहोगे कि as we know that XC is 1/2 pi FC। ये भी आपने टॉपिक में पढ़ा है, कैपेसिटर इन AC सर्किट में पढ़ा है, 1/2 pi FC, ठीक है। इसके मुताबिक फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, रुकावट ऑफ कैपेसिटर का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, सही है। अगर इनवर्स है तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें इट मीन के कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बिकम हाफ। टेबल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, एक टेबल बना दीजिएगा और आप कहें कि इधर है फ्रीक्वेंसी, इधर है जनाब इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, और इधर है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट इज XC, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी f है तो माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा XC। फ्रीक्वेंसी को इन्होंने डबल करके 2f कर दिया, तो डायरेक्ट रिलेशन की वजह से ये भी डबल होकर डबल ऑफ XL हो जाएगा, लेकिन इनवर्स रिलेशन की वजह से ये हाफ हो जाएगा और XC/2। सो एक छोटा सा टेबल बना के साथ में डिस्प्ले कर दें तो आपके लिए अच्छा होगा, गुड इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि अगर किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में पीक वैल्यू जो है 5 मिनट्स की बातें हैं, पीक वैल्यू जो है जनाब, अगर अल्टरनेटिंग सर्किट में पीक वैल्यू 1000 है तो उस वक्त इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी? इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी तो याद रखिएगा, इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, चाहे वो पावर हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो वोल्टेज हो, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में इफेक्टिव वैल्यू is always equal to 0.707 multiplied by peak value, and hence effective value is equal to 0.707 multiplied by peak value 1000, and the answer will be, I don't know क्या आता है, 707 I think। इसको वेरीफाई करें प्लीज, 707 इसकी इफेक्टिव वैल्यू होगी, प्रोडक्ट से आप मालूम करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6।
दोनों का यूनिट ओहम है, दोनों का यूनिट हमें प्रूफ करिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कहना यह है कि XL और XC दोनों का यूनिट जनाब ओहम है, हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले मैं प्रूफ कर लेता हूं XL के लिए, इधर मैं प्रूफ कर लेता हूं XC के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स इसको इस तरह करेंगे कि we know that V is equal to IXL और V is equal to IXC। इससे तो बस डायरेक्ट सबको पता चल गया अगर ये ओहम ला है तो ये ओहम में होगा। इससे नहीं, टेक्निकली प्रूफ करो, ये तो डायरेक्ट ओहम में आप ले रहे हो तो प्रूफ कैसे हुआ? इस लॉ में लोगे तो ये तो ओहम में आपने ले लिया, प्रूफ नहीं हुआ। किसी और इक्वेशन से प्रूफ करें, बेसिक इक्वेशन से प्रूफ करें। तो जनाब हम जानते हैं कि XL होता है 2 पाई FL, ये इसका बेसिक फार्मूला है। इसी से प्रूफ करूंगा कि ओहम के बराबर है। तो XL मैं इसका यूनिट लेना चाहता हूं। 2 पाई का कोई यूनिट नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज और इसका यूनिट है हेनरी। सो द यूनिट ऑफ XL हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स और हेनरी बराबर होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा कि यूनिट ऑफ XL इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स, नीचे आएगा तो 1 सेकंड बन जाएगा और ये है वोल्ट सेकंड डिवाइड बाय एम्पियर। तो माय डियर स्टूडेंट सेकंड सेकंड कैंसिल एंड यूनिट ऑफ XL इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर एंड व्हिच इज इक्वल टू ओहम। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ओहम है इसका यूनिट। इसको प्रूफ करें। इसका बेसिक इक्वेशन है XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। मैं इसका यूनिट लिखना चाहता हूं तो आप कहें सर 1/2 पाई का यूनिट नहीं है, इसका यूनिट है हर्ट्ज और दूसरे का यूनिट है फेराड। कैपेसिटेंस है तो ये फेराड है, फेराड। द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/, हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स और फेराड याद रखें, फेराड इज इक्वल टू वोल्ट पर कूलम, वोल्ट पर कूलम के बराबर है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा कि द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेकंड बन जाएगा, कूलम इधर डिवाइड है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कूलम डिवाइड बाय वोल्ट, ये हमारे पास बराबर होगा कूलम डिवाइड बाय वोल्ट। ये मैंने लगा लिखा Q इज इक्वल टू CV, तो ये वोल्ट पर कूलम नहीं, ये कूलम पर वोल्ट है। आप ठीक करें प्लीज, ये कूलम पर वोल्ट है, इस इक्वेशन से पता चलता है। तो इट मीन कि वोल्ट ऊपर चला जाएगा और कूलम नीचे रह जाएगा। अब सॉल्व करें। द यूनिट इज इक्वल टू, सेकंड अपनी जगह पे ठीक है, वोल्ट अपनी जगह पे ठीक है, कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकंड, सेकंड सेकंड ठिकाने लग गए और वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू ओहम। तो प्रूफ हो गया कि XL और XC इन दोनों का यूनिट ओहम है और ये अगर यूनिट ओहम है तो बोथ आर पोजीशन, एक रुकावट ऑफ इंडक्टर है और दूसरा रुकावट ऑफ कैपेसिटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 7 आपसे कह रहे हैं कि ECG क्या है और ये कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, लॉजिक या प्रिंसिपल क्या है। तो भाई ECG क्या है, मैं कहूं E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो, C स्टैंड्स फॉर कार्डियो और G स्टैंड्स फॉर ग्राम। तो ECG क्या है, इट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सिर्फ काफी नहीं है, क्या है में आपने जस्ट एक्सपेंड किया। क्या है भाई, इट इज अ मेडिकल एनालिसिस, मेडिकल बेस्ड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन हार्ट फंक्शनिंग, इंसान के दिल की ह्यूमन हार्ट फंक्शनिंग मालूम करने के लिए, एक इंसान के दिल का फंक्शनिंग मालूम करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी मालूम करने के लिए जो मेडिकल टेस्ट यूज होता है वो ECG कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। तो जनाब इसमें हम ये मालूम करते हैं कि किसी का दिल किस हद तक तूफानों से निबरदाश्त हो चुका है या नहीं, सलामत है। तो चले ये तो सब पता चल गया कि भाई ECG क्या है, कैसे काम करता है। तो भाई कैसे काम करने का मतलब है वी हैव टू प्रोवाइड द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ECG। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, बेसिक प्रिंसिपल क्या यूज होता है वो ये है कि जनाब जो ह्यूमन हार्ट है, जो ह्यूमन हार्ट है इसमें हार्ट बीट के दौरान कंट्रैक्शन
कंट्रैक्शन होता है और एक्सट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन से करंट पल्स बनता है, करंट पल्स बनता है और इसका क्रस्ट बनता है या ट्रफ लें, और एक्सट्रैक्शन से करंट पल्स का ट्रफ बनता है। तो अगर ह्यूमन हार्ट कंट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कंट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कंट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करता है तो ये कंटिन्यूस करंट पल्स के क्रस्ट एंड ट्रफ डेवलप करता है। और एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट को पता होता है कि एक नॉर्मल हार्ट जो किसी भी किस्म के नशेबो फराज से नहीं गुजरा और ठीक ठाक सलामत हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स, उस हार्ट के फंक्शनिंग में जो करंट के पल्स पैदा होते हैं वो किस रेंज में होते हैं, किस स्ट्रेंथ में होते हैं। लेट अस सपोज इट इज अ नॉर्मल पल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, नॉर्मल पल्स ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन हार्ट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन। इस टेस्ट में क्या होता है, डॉक्टर्स यही ग्राफ हासिल करते हैं, डिस्प्ले पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर यही ग्राफ हासिल करते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी के दिल में मसला हो, उसके कंट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन के रेट चेंज हो, एम्पलीट्यूड चेंज हो, या उसमें वेरिएशंस आते हो, वीकनेस आ रहे हो, उतार चढ़ाव आ रहे हो, तो नॉर्मल के लिए ये है। अगर इफेक्ट डिफेक्टेड है, अगर डिफेक्टेड होगा तो इसमें चेंजेस आते हैं, और चेंजेस ऐसे आते हैं जनाब, या एम्पलीट्यूड में चेंजेस आते हैं, या टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं, या शेप में वेरिएबिलिटी आती है। तो किसी भी तरह के चेंजेस इन शेप को देखकर वो अंदाजा लगाते हैं कि प्रॉब्लम किस जगह का है, किस नोयत का है, उसके मुताबिक वो फर्दर एनालिसिस करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। सो द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ईसीजी इज the production of current pulses from contraction and extraction of human heart and normal shape of current pulse for human heart and defected या infected या the shape obtained for a heart patient for current pulse, इसको कंपेयर करके जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस से वो प्रॉब्लम की का पता लगाते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, जल्दी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।